ये देखिए, ये 2004 का क्वेश्चन दिया था आपको, 12 रेड 6 वाइट बॉल्स। तो उसमें बैग में 12 रेड है, 6 वाइट बॉल्स हैं। बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन एट ए टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ की। अगर पहले 6 ड्रॉ में एटलीस्ट 4 वाइट बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर इज एग्जैक्टली 1 वाइट इन नेक्स्ट 2 ड्रॉस। तो टोटल 8 ड्रॉ हो। ये बात मैंने आपको बताई थी कि विदाउट रिप्लेसमेंट 1 बाय 1 करें या रैंडमली करें, एक ही प्रोबेबिलिटी होती है। ये चीज पहले भी आपको क्लियर की हुई, एक बार दोबारा कर देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले वो कंसेप्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन्स 2 रेड and 3 black balls. If 2 balls are drawn, one by one without replacement, what is probability that one is red and one is black? तो देखें, 2 red 3 black, 2 balls 1 by 1 without replacement निकाली, मतलब बॉल निकाली, उसको रिप्लेस नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी 1 is red, another is black, और पहली black and दूसरी black। तो ये देखें आप, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। ये होगा तो ये नहीं होगा, पहले रेड आएगी तो पहले ब्लैक नहीं आएगी, पहले ब्लैक आएगी तो पहले रेड नहीं आएगी। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, so union is converted into plus। तो ये बन जाएगा P R intersection B plus P B intersection R। ये देखें, 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ की 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक रेड एक ब्लैक है, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक एंड रेड। तो ये देखें, मान लो पहले आपकी रेड बॉल आ गई, पहले रेड आ गई, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल डाली नहीं, तो मतलब ब्लैक पर कंडीशन लग जाएगी कि पहले रेड आए। उसके बाद मान लो पहले ब्लैक आ गई, तो रेड पर कंडीशन लगेगी कि पहले ब्लैक आ गई, मतलब पहले रेड आ गई तो ब्लैक पर कंडीशन लगेगी कि पहले रेड आ गई, और अगर पहले ब्लैक आ गई तो रेड पर कंडीशन लगेगी पहले ब्लैक आ गई। पी रेड, रेड होगी 2/5, रेड की 2/5। अब बॉल रिप्लेस नहीं की, मतलब बैग में नहीं डाली, बॉल निकाली, देखा, उसको अपने पास रख लिया, फिर ब्लैक निकाली। तो अब आप देखें, ब्लैक टोटल, रेड तो अपने पास रख ली, रेड इसमें एक ही रह गई, तो टोटल 4 रह गई। तो ब्लैक पर कंडीशन लग गई रेड की, B/R, मतलब ब्लैक पर कंडीशन रेड की लगी। कहने का मतलब वैसे अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 होती, लेकिन अब एक रेड बॉल निकाल के रख ली तो 3/4 आई, प्लस PB, ब्लैक की हुई 3/5, और रेड पर कंडीशन लगेगी कि पहली ब्लैक है, रेड पर कंडीशन लगी कि पहली बॉल ब्लैक है, तो रेड पर अगर कंडीशन, क्योंकि ब्लैक आ गई तो अब बॉलें कम हो गई, तो इसका मतलब अब आपकी रेड पर कंडीशन लगी, तो इसका मतलब है एक आपकी जो ब्लैक बॉल है वो कम है, तो रेड आएगी 2/4। ये देखें, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 6/20, 6/20, 12/20, 3/5। रेड एंड ब्लैक, 1 is red, 1 is black, रेड एंड ब्लैक और ब्लैक एंड रेड, तो प्रोबेबिलिटी 3/5। अब इसको दूसरे ढंग से करें, रैंडमली निकालें दोनों, 1 is red, 1 is black, तो वो भी प्रोबेबिलिटी देख लें। फॉर रैंडम ड्रॉ, अगर रैंडमली ड्रॉ की, 1 is red, 2C1, तो रेड जो है रेड में से आएगी 2C1। ये देखें आप, तो ये देखें रैंडम ड्रॉ हुआ, तो 2 में से 1 रेड, 3 में से 1 ब्लैक, और टोटल 5 है, 2 बॉलें निकली 5C2। ये देखिए, ये आ गया 6, ये आ गया 10, तो अगेन 3/5। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले चीज मैं इसलिए करा रहा हूँ कि रैंडमली ड्रॉ की, तो इसका मतलब है एक रेड हो एक ब्लैक हो, तो रेड में से आएगी 2C1, ब्लैक में से आएगी 3C1, टोटल 5 है 5C2, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 3/5। तो ये देखें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/5। तो कहने का मतलब आप एक करके निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट, या इकट्ठी दोनों बॉलें निकाल लें, तो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी सेम होगी, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये देखें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस ढंग से आपने करना है, तो नोट करें। अब आप ये क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, बैग में 12 रेड है, 6 व्हाइट बॉल्स है,
ये 2004 का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है बॉल्स आर ड्रॉन वन एट ए टाइम, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ की। पहले 6 ड्रॉ में कम से कम 4 वाइट है। तो कह रहे हैं अगले दो, जो अगला ड्रॉ है, नेक्स्ट 2 ड्रॉ है उसमें एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल हो। तो देखें नेक्स्ट ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 वाइट हो, तो पहले इसमें मतलब लेट ए बी द इवेंट, मतलब आपके 6 ड्रॉ में कम से कम 4 वाइट है। तो 6 ड्रॉ हो उसमें 4 वाइट है, तो 4 वाइट का मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 की 6 वाइट भी हो सकती है। दिखती बात है, एटलीस्ट तो मतलब कम से कम। तो ए इवेंट मान ले दैट 4 आर वाइट इन फर्स्ट 6 ड्रॉस and B be the event that 5 are white, 5 white है in first 6 draws, and C be event that 6 are white in first 6 draws, in first 6 draws। अब आप देखिए, अब ए इसमें मान लें कि एग्जैक्टली 1 वाइट हो अगले 2 ड्रॉ, अगले जो 2 ड्रॉ, तो ई मान लेते हैं लेट ई बी इवेंट दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 वाइट, देयर इज एग्जैक्टली 1 वाइट इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज, नेक्स्ट 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 वाइट है। ई इवेंट मान लिया इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज देयर इज एग्जैक्टली 1 वाइट। अब आप ध्यान दें, ए मानना कि 4 वाइट है पहले 6 में, बी मानना 5 वाइट है पहले 6 में, और सी मानना 6 आर वाइट इन फर्स्ट 6 ड्रॉज, और ई इवेंट मान लिया कि एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल है, अगले जो 2 ड्रॉ हुए उनमें एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल है, ये मान लिया ई इवेंट। ई इवेंट माना क्योंकि अगले जो 2 ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 वाइट, क्योंकि एटलीस्ट 4 वाइट है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 है 6 ड्रॉ में, पहले 6 ड्रॉ में 4 वाइट है, 5 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, तो टोटल ड्रॉ 8 हुए। इसका मतलब अगले जो 2 ड्रॉ हुए 6 का, तो उसमें एग्जैक्टली 1 वाइट होनी चाहिए, ये पूछ रहा है, तो वो ई मान लिया। तो इसका क्या मतलब, वो देखिए ध्यान दें, आपके पास 12 रेड हैं और 6 वाइट बैग में। अब आप देखिए पीई, तो ई मान लिया कि एग्जैक्टली 1 वाइट, एग्जैक्टली 1 वाइट है इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज। तो इसका मतलब है बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक पी ऑफ ई, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक पी ऑफ ई, पी ए बाई ई, पी ई, पी बी बाई ई, पी ई प्लस पी सी बाई ई, पी ई। ये देखें आप, पी ई जो इवेंट है ये हुआ। तो ए इवेंट आपने देखा, ए व्हाट इज द ए इज द इवेंट दैट इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज देयर इज एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल। तो ये ध्यान दें आप, ई बी द इवेंट एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल इन नेक्स्ट 2 ड्रॉज। तो ई इवेंट है कि अगले 2 ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 वाइट है, तो पीई बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पीई पहले 4 वाइट है पहले 6 ड्रॉ में, पी ए, पीई बाई ए हुआ कि पहले 6 ड्रॉ में 4 वाइट है, फिर ई पर कंडीशन लगेगी एग्जैक्ट अगले 2 में एग्जैक्टली 1 वाइट है, ई पर कंडीशन एक ही लगेगी। मान लो पहले बी हो गया तो ई पर कंडीशन बी की लगेगी, मान लो पहले सी हो गया तो ई पर कंडीशन सी की लगेगी। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, पी ऑफ ए पहले 6 ड्रॉ में 4 वाइट है, पहले 6 ड्रॉ में 5 वाइट है, तो देखिए पी ऑफ ए पहले 6 ड्रॉ में 4 वाइट है, तो रैंडमली करें या 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एक ही बात है, मैंने आपको बताया।
तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, P ऑफ ए P ऑफ ई बाई ए। P ऑफ ए मतलब आंसर आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट में छोड़ना है। P ऑफ ए का मतलब है 4 आर व्हाइट इन 6 ड्रॉज। तो 6 ड्रॉ में आपकी जो है वो 4 व्हाइट है, तो 6 में से 4 व्हाइट आ गई और बाकी जो 2 आएंगे दूसरे कलर के आएंगे, 12C2 नीचे आएगा 18C6। ये आ गया P ऑफ ए हो गया पहले। फिर नेक्स्ट 2 ड्रॉज एग्जैक्टली 1 व्हाइट, तो ई पर ई है कि एग्जैक्टली 1 व्हाइट, पर ई पर कंडीशन लगी अगर 4 व्हाइट आ जाए, ई पर कंडीशन लगी कि 4 आर व्हाइट, तो 4 व्हाइट आ गई। इसका मतलब 4 व्हाइट आ गई तो 6 में से 4 व्हाइट आपकी चली गई। अब अगले 2 ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 व्हाइट, तो 2 ही बॉलें बची हैं 2C1 और यहां पर आपके पास 10 ही बॉलें बची हैं। तो अगले 2 ड्रॉज हैं एग्जैक्टली 1 व्हाइट 2C1 और 12 में से 2 बॉलें आ चुकी हैं तो 10 में से 1, तो टोटल जो बनेगा वो 12C2 प्लस आंसर यू लीव एट सच बोला है उसने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकिन कांसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला देखें P ऑफ B। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली 5 आर, मतलब 6 ड्रॉ में 5 व्हाइट है, तो कहने का मतलब ड्रॉ तो 6 हुए 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट या रैंडमली, मैंने भी प्रूव किया, दोनों एक ही बात है। तो 6 में से 5 व्हाइट आप निकाल लें और 5 व्हाइट आपने निकाल ली। अब 6 ड्रॉ हुए तो एक बॉल बच गई, वो 12 में से आएगी। तो क्योंकि आपके पास 6 व्हाइट है 12 रेड है, 6 मतलब 5 आर व्हाइट, 6 ड्रॉज में 5 व्हाइट है, मतलब 6 बॉलें रैंडमली निकाल ली या 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 6 में से 5 निकाल ली। अब आपके पास 12 बची, 12 में 1, क्योंकि टोटल आपके 6 ड्रॉज हुए। नीचे आपका 18C6। अब उसके बाद आ जाएगा P ऑफ E बाई C। E पर E इवेंट है कि नेक्स्ट 2 ड्रॉज देयर इज ओनली 1 व्हाइट, अगले 2 ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 व्हाइट है, तो अगले 2 ड्रॉज में एग्जैक्टली 1 व्हाइट है। इसका मतलब है आपका 6C1 12C1 नीचे आ गया 18C6। अब अगले 2 ड्रॉ में एग्जैक्टली 1 व्हाइट है, इसका मतलब है अब आपके पास व्हाइट जो बची वो आप देख रहे हैं कितनी बची, व्हाइट आपके पास 5 व्हाइट आ गई तो एक ही व्हाइट बची, तो 1C1 5 व्हाइट आ चुकी हैं। और रेड जो बॉलें बची तो आपके पास 5 व्हाइट आएंगे, 6 बॉलें निकाली, रेड आपके पास 11 है, तो 11 में से एक, नेक्स्ट 2 ड्रॉ हुए, मतलब 2 ड्रॉज 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कह सकते हैं कि दोनों रैंडमली निकाल ली। तो एक व्हाइट में से एक, रेड आपके पास 11 बची और टोटल 12C2। अगला 0 हो जाएगा क्योंकि आपके पास 6 की 6 व्हाइट आ गई, तो अगले 2 ड्रॉ में व्हाइट आएगी नहीं, P बाई C 0 हो जाएगा क्योंकि आपने 6 की 6 व्हाइट ले ली। 6C6 आ जाएगा, हम देखो ऐसे समझो 6C6 और उसमें से कुछ भी नहीं आएगी, 12C0 अपॉन 18C6। अब व्हाइट नहीं बची है, तो नेक्स्ट ड्रॉज में मतलब पहले अगर 6 व्हाइट आ जाएं तो अगले ड्रॉज में व्हाइट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, तो 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए आप, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर को बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ऐसा छोड़ दें, यू लीव द आंसर इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये बोला है उसने, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया थोड़ा सा कांसेप्ट इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया, ये ध्यान दें। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, लॉजिक आप क्लियर करिए, ये सॉल्यूशन। तो ध्यान दें, एटलीस्ट 4 आर व्हाइट, तो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 4 कैन बी देयर, 5 कैन बी देयर, 6 कैन बी देयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, आप देखें, ध्यान दें, दिस क्वेश्चन इज डन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करें इस क्वेश्चन को आप। ये देखें IIT 2005 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जांपल, जिसमें डॉक्टर विजिट से पेशेंट बेस्ड थ्योरी में आपने किया होगा क्वेश्चन को, देख लेना, उसको कर लेना, नहीं होगा तो मैं भी करा दूंगा उसको, तो वो देख लेना क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है। ये 2005 का क्वेश्चन है IIT का। पर्सन ऑफिस में या तो कार से जाता है, स्कूटर से जाता है, बस से जाता है, ट्रेन से जाता है, मतलब आज भाई वो कार से जाएगा तो स्कूटर से नहीं जाएगा, इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कार से जाएगा तो स्कूटर से नहीं जाएगा, स्कूटर से जाएगा तो कार से नहीं जाएगा, बस से जाएगा तो स्कूटर से नहीं जाएगा, ट्रेन से जाएगा तो बस से नहीं जाएगा। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, कार से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। अब देखें प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस ऑफिस लेट, अगर ऑफिस लेट पहुंचता है, अगर वो कार लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो स्कूटर लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, बस लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 है और ट्रेन लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। अगर ऑफिस लेट पहुंचता है, तो प्रोबेबिलिटी कि ऑफिस लेट पहुंच रहा है, अगर वो कार ले रहा है तो लेट पहुंचने की ये है, बस स्कूटर ले रहा है तो ये है, बस ले रहा है तो ये, ट्रेन ले रहा है तो ये। अब गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, उसने बोला कि ऑफिस वो टाइम पे पहुंचा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल्ड बाय कार, कि वो कार से ट्रैवल किया।
तो लिखेंगे लेट C be the event that he goes office by car. तो P of C 1/7 और स्कूटर का S मान ले, लेट S be event that he goes by scooter. तो स्कूटर की 3/7, उसके बाद B be the event he goes by bus. So P of B, बस की प्रोबेबिलिटी 2/7 है एंड T be the event he goes by train. P of T 1/7, या तो कार से जाएगा या स्कूटर से जाएगा या बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन लेगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कि एक लेगा तो दूसरा लेगा, दूसरा लेगा तो पहला लेगा। और L मान लेते हैं, लेट L be event that he reached office late. E मान लेते हैं कि ऑफिस लेट गया। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट इफ ही टेक्स कार। ऑफिस लेट पहुंचा अगर कार से गया तो उसकी 2/9। ऑफिस लेट पहुंचा अगर, मतलब लेट पर कंडीशन लगी कार की, लेट पहुंचा, लेकिन लेट पहुंचा तो किससे गया, कार से गया, बस से गया, स्कूटर से गया। लेट पहुंचा और कार से गया, उसकी प्रोबेबिलिटी तो वही है, तो लेट पहुंचा वो L मान लिया। तो जो डाटा हमें गिवन है वो नोट कर लें आप। तो L/C का मतलब क्या होगा कि he reached late, ऑफिस लेट पहुंचा लेकिन कार से गया, L/C वो दिया है 2/9। P of L/S, लेट पहुंचा और स्कूटर से गया 1/9। L/B, लेट पहुंचा और बस से गया 4/9। P L/T, लेट पहुंचा और ट्रेन से गया, मतलब लेट पर ट्रेन की कंडीशन लगी, ये 1/9। ये डाटा हमें गिवन। अब वो क्या कह रहा है, देखें, वो कह रहा है ऑफिस वो टाइम पर पहुंचा, ये गिवन है कि ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, मतलब तो लेट पहुंचा L है, टाइम पे पहुंचने की L कॉम्प्लीमेंट ले लो। L कॉम्प्लीमेंट हो गया कि टाइम पे नहीं, मतलब L हो गया कि लेट पहुंचा, L कॉम्प्लीमेंट ले लो कि टाइम पे पहुंचा, लेट का कॉम्प्लीमेंट L कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ऑफिस टाइम पे पहुंचा तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो कार से गया। अब इसमें आप ये मत घबराएं कि उसने दिया, मतलब लेट की बात कर रहा है, टाइम पे पहुंचने की बात कर रहा है, तो लेट पहुंचा उसको 1 में से घटा दो, मतलब टाइम पे पहुंचा। ये समझ लें बात को, चाहे कार से गया चाहे स्कूटर से गया। तो ये देखेंगे डाटा हमें सारा गिवन है। तो व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू फाइंड, इस क्वेश्चन में आप देखिए, समझने की कोशिश करें। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता है, वो लेट पहुंचा, जल्दी पहुंचा, वो तो तब होगा जब वो किसी व्हीकल से जाएगा, तो वो इवेंट हमें मतलब पता है। तो वो कह रहा है कि ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, मतलब वो टाइम पे पहुंच गया, ये हो लिया, वो जो इवेंट हो लिया वो नीचे आ गया L'। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ही ट्रैवल्ड बाय कार, मतलब कार से गया, उसको वो ऑफिस टाइम पर पहुंचा, वो ऑफिस टाइम पर पहुंचा, ये उसने जो इवेंट बाद में हुआ दैट इज नोन, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है, वो पता है L', वो टाइम पे पहुंचा बट ही ट्रैवल्ड बाय कार। कहने का मतलब है ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम बट ही ट्रैवल्ड बाय कार, मतलब C/L', ही ट्रैवल्ड बाय कार, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्रैवल्ड बाय कार, गिवन ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, मतलब L'। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल्ड बाय कार गिवन ही रीचेज इन टाइम, मतलब वो टाइम पे पहुंचा, ये बोला है उसने कि टाइम पे पहुंचा वो, पर वो कार से गया, तो कार पर कंडीशन लगी कि जो इवेंट बाद में उसको पता है, वो टाइम पर पहुंचा, ये पता है। ही रीचेज इन टाइम वी नो L', ही रीचेज इन टाइम बट ही ट्रैवल्ड बाय कार, लेकिन कार से गया, तो कार पे कंडीशन लगी कि वो टाइम पे पहुंचा। अब बात समझ रहे हैं, कार से गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट ही रीचेज टाइम, कार से गया लेकिन वो टाइम पे पहुंचा, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कार से गया, गिवन दैट ही रीचेज टाइम, L', C/L'। तो देखिए आप कैसे होगा ये बाय बेस थ्योरम, तो ये आ जाएगा L'/C PC, नीचे आएगा P L'/C PC प्लस, ये देखिए आप, मतलब अब
बेस थ्योरम क्या है? वही है बेस थ्योरम कि आपको जो इवेंट बाद में उसका पता है। तो पी सी बाई एल डैश में हमने यूज किया एल डैश बाई सी का, कि वो टाइम पे पहुंचा और कार से गया, उसका यूज किया हमने। तो ये देखें फिर आएगा पी एल डैश बाई एस पी एस, पी एल डैश बाई बी, पी बी नीचे टोटल आता है, पी एल डैश बाई टी, पी ऑफ टी। तो चार इवेंट आएंगे नीचे। तो सब्स्टिट्यूटिंग सारा डाटा आपके सामने लिखा है मैंने, ये एल डैश बाई सी भी लिखा है, एल डैश बाई एस भी लिखा है, एवरीथिंग हियर रिटन। तो इसमें डालें वैल्यूज तो क्या बन गया, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो एल डैश बाई सी 7/9 दिया है इनटू पी ऑफ सी 1/7, नीचे 7/9 1/7 प्लस एल डैश बाई एस 8/9 और पी ऑफ एस स्कूटर से गया उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/7 प्लस एल डैश बाई बी, एल डैश बाई बी दिया है वो देखें कितना है 5/9, पी ऑफ बी बस से गया 2/7, एल डैश बाई टी, ये देखें एल डैश बाई टी 8/9 और ट्रेन से गया पी ऑफ टी, पी ऑफ टी उसने दिया है 1/7। तो ये देखें 7/63 नीचे आएगा 7 + 24 + 10 + 8, तो बाई 63 ये 63 कट जाएगा 7 बाई, तो 18 7 25 25 और 24 49 1/7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/7। तो ये आंसर है, देखें आप नोट कर लें। बस वही ध्यान रखें कि एल इवेंट है कि वो लेट पहुंचा और एल डैश है कि वो टाइम पे पहुंचा। तो एल डैश बाई सी, एल डैश बाई सी का मतलब हुआ ही रीचेज इन टाइम बट ही ट्रेवल्ड बाई कार। तो वो देख रहे वन में से करके वो आंसर आ जाएगा। 2005 का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये देखें क्वेश्चन 2001 में 5 नंबर का है कि बैग में n व्हाइट है n ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की और उसको बैग में दोबारा डाल दी और उसके साथ k बॉल्स एडिशनल बॉल्स उसी कलर की डाल दी जो बॉल निकाली थी। अब उसके बाद बॉल दोबारा निकाली तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाइट है। तो लेट इवन बी द इवेंट, इवन इवेंट मान लो दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, जो बॉल निकाली वो व्हाइट है, बॉल ड्रॉन इज और E2 मान लो दैट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, इवन मान लो कि जो बॉल निकली वो ब्लैक। तो P ऑफ इवन बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, इसका मतलब है m/n+n, और P ऑफ E2 या तो ब्लैक आएगी या व्हाइट आएगी, वो होगी n/m+n। तो P ऑफ इवन भी आ गया, P ऑफ E2 भी आ गया। ये ध्यान दें, P ऑफ इवन, P ऑफ E2। इवन हुआ कि बॉल व्हाइट है, E2 हुआ कि बॉल ब्लैक है, उसको डाल दिया और k बॉल्स एडिशनल डाल दी उसी कलर की। फिर दोबारा बैग में से बॉल निकाली, अब जो बॉल आई वो व्हाइट है, ये बताना है। तो पहली बार बॉल व्हाइट भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है। तो E मान लें, लेट E बी इवेंट। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन 5 नंबर का है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है इसमें। लेट E बी द इवेंट दैट इन सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरी बार जो सेकेंड अटेम्प्ट में बॉल ड्रॉन इज, सेकेंड अटेम्प्ट में जो बॉल आई वो व्हाइट है। तो ये देखें P ऑफ E, तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक E, टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, तो P ऑफ E बाई E1, E पर कंडीशन लगी E1, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इनटू P E1, फिर आया P ऑफ E बाई E2, P ऑफ E2। तो पहले जो बॉल निकली वो इवन इवेंट माना, तो बॉल आपने जो शुरू में बॉल आई वो व्हाइट आई, इवन इवेंट है, शुरू में बॉल व्हाइट आई, तो M उसमें व्हाइट है, N ब्लैक है, M व्हाइट और N जो है वो ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल। MP ऑफ E1 व्हाइट बॉल आई, ये होगी। फिर दूसरी बार क्या की, जब व्हाइट आ गई तो उसके बाद क्या किया,
उसमें के बॉल्स उसी कलर की और डाल दी, तो उस दूसरे अटेम्प्ट में व्हाइट आनी चाहिए। तो व्हाइट आने पर कंडीशन लगी कि आपकी पहली बॉल व्हाइट है, तो टोटल बॉलें व्हाइट बन गई m प्लस के अपॉन m प्लस के। P ऑफ E2 का मतलब है कि आपकी बॉल ब्लैक आई, तो ब्लैक की ये प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E बाई E2। अब आपने क्या किया, के बॉल्स एडिशनल कलर की ब्लैक डाल दी उसमें, अब व्हाइट आनी चाहिए, तो व्हाइट तो m ही रही, तो व्हाइट की होगी m बाई m प्लस के। ये चीज क्लियर करें। अब सेकंड अटेम्प्ट में बॉल आपकी व्हाइट आई, तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, आपको पता है ये P ऑफ E बाई E1 P इवन। वैसे तो देखो लिखते इसको पहले बुक्स में जो फॉर्मूला, लेकिन पहले ये होता है, तो दूसरी बात है पहले इवन हुआ फिर E पर कंडीशन लगी इवन की, पहले इवन हो लिया फिर E पर कंडीशन इवन की लगेगी, तो E बाई E1 P इवन E बाई E2 P। तो पहले तो ये हुआ ना, पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, इस पर इसकी कंडीशन लगी, इस पर इसकी कंडीशन लगी, तो मैंने मार्क किया हुआ देखिए P ऑफ E1, m पहले व्हाइट आई m बाई m प्लस, अब उसमें व्हाइट वो भी डाल दी और k बॉल उसी कलर की और डाल दी, तो व्हाइट हो गई m प्लस k अपॉन m प्लस k, मतलब पहले ब्लैक आई, अब पहले ब्लैक आ गई, अब आपके पास जो व्हाइट बॉल्स है वो m ही है, तो k बॉल और डाल दी, m बाई m प्लस k, तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए 1 बाई m प्लस n, k, तो ऊपर m स्क्वायर प्लस km प्लस mn, m इसमें कॉमन आ गया, देखिए आप m इज कॉमन, m प्लस k से ही कट गया, m अपॉन प्लस n, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम ये लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है आप ध्यान देने से P ऑफ E है कि सेकंड अटेम्प्ट में बॉल आपकी व्हाइट आई, तो पहली बार व्हाइट भी आ सकती है ब्लैक भी आ सकती है, तो पहले तो इवन हुआ, मान लो पहले आपकी ब्लैक आ गई, लिखते इसको है पहले, तो ये हुआ, उसके बाद E पर कंडीशन लगेगी इवन की कि दूसरे अटेम्प्ट में व्हाइट आई लेकिन पहले आपकी व्हाइट आई, फिर मान लो पहले ब्लैक आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपकी व्हाइट आई, तो P ऑफ E बाई E2 बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, तो ये देखें बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, P ऑफ E1 P ऑफ E बाई E1, E पर कंडीशन लगी E1 की, P ऑफ E2 E पर कंडीशन लगी E2 की, तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, P ऑफ E1 पहले E1 हो लिया फिर E पर कंडीशन E1 की लगी, मतलब दूसरे अटेम्प्ट में जो बॉल आई वो व्हाइट आई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन फर्स्ट हैज अकर्ड, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आप नोट करें। तो ये देखें कि 1999 का क्वेश्चन है तो ये मल्टीपल आंसर, लेकिन इसको आप घर में ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, दो आंसर है इसके। क्वेश्चन देखें, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासिस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हो, फिजिक्स में पास हो और केमिस्ट्री में पास हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है m, p एंड c। मैथमेटिक्स में पास होने की m, फिजिक्स में पास होने की p और केमिस्ट्री में पास होने की c रिस्पेक्टिवली, मतलब m जो है वो मैथमेटिक्स में पास होने की है, p फिजिक्स में, c केमिस्ट्री में। ऑफ दीस सब्जेक्ट्स स्टूडेंट हैज 75% चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन, 75% चांस है कि कम से कम एक में वो पास हो, 75% चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन, कम से कम एक में पास हो, 50% चांस ऑफ पासिंग एट लीस्ट टू, कि कम से कम दो में पास हो 50%, एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू, और 40% चांस है कि एग्जैक्टली दो में पास हो, एग्जैक्टली दो में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, p प्लस m प्लस c 19/20, 27/20, 1/10, 1/4। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका एक ऑप्शन ट्रू है, तो यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पासिस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पास होने की m, फिजिक्स में p, केमिस्ट्री में c, और इन सब्जेक्ट्स में 75% चांस इन पासिंग एट लीस्ट वन, 50% इन पासिंग एट लीस्ट टू, कम से कम दो, तीन भी हो सकते हैं, 40% इन एग्जैक्टली टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से आपकी कौन सी ऑप्शन ट्रू है। तो ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें, यू प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम। तो देखें, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन, random variable is a function whose domain is, जिसका जो डोमेन है is sample space, whose domain is sample space of random experiment, sample space of random experiment, random experiment का जो sample space है
वो उसका डोमेन हो तो उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। एंड व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है देखें, एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known in advance. All possible outcomes are known in advance. जितने भी possible outcomes हैं, an experiment in which all possible outcomes are known in advance. जितने possible outcomes हैं वो advance में हमें पता है। तो जो भी possible outcomes हैं उसको बोलते हैं, दिमाग में बात आती है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इसमें एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड एग्जैक्ट आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रायल, एग्जैक्ट आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रायल इज अनप्रेडिक्टेबल। तो कोई स्पेसिफिक ट्रायल है, उसका जो एग्जैक्ट आउटकम है उसका पता ना हो तो उसको कहा जाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें एडवांस में पता है और एग्जैक्ट आउटकम इन एनी स्पेसिफिक ट्रायल इज अनप्रेडिक्टेबल, तो उसको कहा जाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक होता है इवेंट। इवेंट क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज इवेंट, तो इवेंट है a subset of any subset of sample space, any subset of a sample space, any subset of a sample space is called as event. उसको इवेंट कहते हैं। किसी भी सबसेट, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट है उसको इवेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 is a subset of every set, 5 सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5 भी इवेंट हुआ। आप समझे? क्योंकि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट है वो इवेंट है। तो 5 भी, तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5 भी इवेंट हुआ। दैट इज 5 इज आल्सो एन इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल, उसको इम्पॉसिबल कहेंगे, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी 0, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो 5 इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ऑल्सो हर एक सेट खुद का सबसेट, S इज ए सबसेट ऑफ S, तो दैट इज S इज श्योर इवेंट। इसका मतलब है S आपका श्योर इवेंट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है, आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है 5 इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो S इज ए सबसेट ऑफ S, तो S इज श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो गया, इवेंट आपका श्योर है। तो ये डेफिनेशन है थोड़ी सी, देखिए बहुत इजी टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें। तो रैंडम वेरिएबल हुआ इज ए फंक्शन होज डोमेन इन सैंपल स्पेस, इसकी डोमेन सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एंड व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। जैसे कॉइन फेंका 2 बार तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है, और एग्जैक्ट आउटकम, और एग्जैक्ट आउटकम किसी भी स्पेसिफिक ट्रायल का जो एग्जैक्ट आउटकम है, एग्जैक्ट आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रायल इज अनप्रेडिक्टेबल, तो उसको कहते हैं आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। जैसे 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो मतलब 5 जो है वो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और सबसेट सैंपल स्पेस खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट इज इट इज श्योर इवेंट। तो S आपका श्योर इवेंट है। तो ये आपका थोड़ा सा है। अब रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया। अब जैसे एक सैंपल स्पेस मैं बुक से आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर ए कॉइन विच इज टॉस्ड 2 टाइम्स। कोई कॉइन ले जो कि 2 बार फेंका, which is tossed 2 times। एक कॉइन को 2 बार फेंका गया, तो सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन इसी से मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जो अगला एग्जांपल अगली क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा आपको जो कंसेप्ट है।
तो देन सैंपल स्पेस जो होगा, कॉइन को 2 बार फेंका, देन सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, 2 बार फेंका, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल लिख चुका हूं, तो ये सैंपल स्पेस है आपका, 2 बार कॉइन फेंका, तो कॉइन 2 बार फेंका, ये उसका सैंपल स्पेस। अब रैंडम वेरिएबल इसमें डिफाइन करते हैं, लेट कैपिटल X बी नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, कैपिटल X है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन। तो रैंडम वेरिएबल, अभी डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई कि रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन whose डोमेन इज सैंपल स्पेस। तो कैपिटल X भी हमने लिया दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कैपिटल X नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। एक कॉइन लिया जो कि 2 बार फेंका, इज कंसीडर्ड, तो सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, कॉइन को 2 बार फेंक रहे हैं, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, और कैपिटल X मान लिया नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, कि जितने नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन है वो कैपिटल X मान लिया। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज कैपिटल X बी ए रैंडम वेरिएबल। तो कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल है, एंड इट कैन टेक वैल्यू, इट कैन टेक वैल्यू 0, 1 एंड 2। क्योंकि दिखती बात है, कॉइन आपने फेंका 2 बार, तो उसका सैंपल स्पेस लिख लिया। अब 2 बार फेंकेंगे तो हेड एक बार भी आ सकता है, एक बार नहीं भी आ सकता है, और 2 बार आ सकता है। तो कॉमन सेंस की बात, या दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार आए, या आपका एक भी बार नहीं आए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो एस सैंपल स्पेस को एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन 2 बार फेंका, उसका सैंपल स्पेस लिखा, और कैपिटल X माना नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, कि कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल हुआ, रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन को बता रहा है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X 0, कि प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब है कि एक भी बार हेड नहीं आया, तो ये आया टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, एक भी बार हेड नहीं आया, 1/2 दैट इज 1/4, 0। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 एंड 2 हो सकती है। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, मतलब एक भी बार हेड नहीं आया, दोनों बार आपका टेल आया, PTT, इस प्रोबेबिलिटी इज 1/4। फिर आप ले PX1, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होने का मतलब है एक बार हेड आया, तो एक बार हेड आने में क्या क्या आएगा आपका, HT और आएगा TH, क्योंकि हेड आया दूसरी बार टेल आया। या ये भी हो सकता है कि पहले हेड आया फिर टेल आ गया, पहले टेल भी तो आ सकता है ना, सारे आउटकम्स पॉसिबल लेते हैं। तो अब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब PHT प्लस PTH, तो ये सेम प्रोबेबिलिटी HT, TH, तो HT या TH, तो ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्लस में चेंज होगा। हेड टेल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इट इज 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और कोई हेड नहीं आए, दोनों टेल आए, उसकी 1/4 आई। उसके बाद Px = 2, दोनों आपके हेड आए, दोनों हेड आए, इसका देखें आप, दोनों बार हेड आए, तो दैट इज इसका हुआ PHH, दैट इज 1/2, 1/2, 1/4। तो ये देखें आप, X रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, और कैपिटल X रैंडम वेरिएबल हुआ जो कि एक भी बार हेड नहीं आया, तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है। Px = 0, तो दोनों बार टेल आया, PTT 1/2, 1/2, 1/4। तो देखें PX1 एक बार हेड आया, एक बार हेड का HT या TH, HT TH म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो ये देखें ये 1/2 आया। अब देखिए आप, तो ये आपकी मतलब कोई भी हेड नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, कोई भी एक बार हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, 2 बार हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई। अब आप थोड़ा ध्यान दें, आई एम फॉर्मिंग ए टेबल, प्लीज कंसंट्रेट, आई एम फॉर्मिंग ए टेबल जिसमें मैं क्या लिख रहा हूं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इस केस में नीचे उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, तो 0 अगर हुआ, एक भी बार नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 एक बार आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और दोनों हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो ये देखें
रैंडम वेरिएबल जो है 0 से 2 तक वैल्यू दे रहा है, 0 1 2। तो सच ए डिस्क्रिप्शन, ऐसी डिस्क्रिप्शन, सच ए डिस्क्रिप्शन 0 1 2, 0 है तो 1/4 है, 1 है तो 1/2 है, 2 है तो 1/4 है। सच ए डिस्क्रिप्शन इन विच वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रिप्शन जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज are written along with their probabilities. Values of random variable are written along with their probabilities. रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ लिखी जाए, ऐसी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर 0, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। इस टेबल को 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज लिखी जाए, तो टेबल आप समझ ऐसा टेबल को इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल जो है इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझे, टेबल मतलब सच ए डिस्क्रिप्शन इन विच वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आर रिटन अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज, उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखी जाए, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन को जो है इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आप एक चीज नोट करें, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। देखें आप इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए नोट करें जो टेबल मैंने बनाया है, इन इसमें नोट कर सकते हैं, इन दिस टेबल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है इज 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। इसका मतलब है जो टेबल बनाया उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। तो वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर रिटन अलोंग विद देयर प्रोबेबिलिटीज, उस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सबका जो सम है दैट सम इज 1, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और एक चीज और आप नोट करें, जो नोट करने वाली बात है, दैट मोर देन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड, more than one random variable can be defined on same sample space, same sample space, एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल भी एक सैंपल स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने वी हैव रिटन सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। जैसे अभी हमने कॉइन का सैंपल स्पेस लिखा है जो कि 2 बार फेंका, तो उसका सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये उसका सैंपल स्पेस है कि कॉइन को 2 बार फेंका। तो ये ध्यान दें, वी हैव रिटन सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन टॉस 2 टाइम्स। अब इसमें देखिए आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था हेयर अर्लियर हमने क्या रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था? अर्लियर वी हैव डिफाइंड रैंडम वेरिएबल, डिफाइंड रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। इससे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। अब आप एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लें, लेट कैपिटल वाई बी रैंडम वेरिएबल, कैपिटल वाई एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स इन ईच आउटकम, तो नोट करें एक रैंडम वेरिएबल और डिफाइन कर रहे हैं, वाई भी रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स इन ईच आउटकम। तो देखिए तो कैपिटल वाई आपके पास क्या आएगा, एच नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। सबसे पहला रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया पहले कि नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, वो तो हो गया, उसकी वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया वाई नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स इन ईच आउटकम। तो पहला हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, तो 2 हेड है, टेल 0 है तो 2 माइनस 0 आपका 2 हुआ। हेड टेल, इसमें आपका एक हेड है एक टेल है,
number of heads minus number of tails 0, y th again it is 0, उसके बाद y tt that is minus 2, number of heads minus number of tails। तो इसमें देखें तो x और y दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल को, दैट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल, two different random variables defined on same sample space, defined on दो different random variable हैं defined on same sample space, same sample space पे दो different random variable हमने define किए। तो वही बात आपको बतानी थी। तो probability distribution का एक एग्जांपल और लूंगा नेक्स्ट क्लास में जो आपकी बुक में दिया है, और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया आपने तो रैंडम वेरिएबल उसने डिफाइन किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटीज टेबल बना दें, जीरो मतलब सक्सेस का, प्रोबेबिलिटी 1 का, 2 का, 3 का, जो भी रैंडम वेरिएबल उसने डिफाइन किया है और उसको टेबल में लिख दें, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 1 होता है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का सम इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ऑलवेज 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करें आप, दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट आई विल कवर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।